Good morning to all of you. I am Sandeep Kumar from Chanakya College of Education, Petia. My dear student, मैंने इससे पहले आपको प्रश्न कौशल के बारे में बताया था। प्रश्न कौशल क्या है, उसके परिचय के बारे में, उसके परिभाषा के बारे में, प्रश्न कौशल की अवधारणा के बारे में, और लास्ट में हमने बताया था प्रश्न कौशल की विशेषताएं के बारे में कि प्रश्न कौशल की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं अपने लेक्चर संख्या 2 में प्रश्न कौशल के प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो प्रश्न कौशल के प्रकार के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं फिर से इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ क्वेश्चन स्किल्स के बारे में। प्रश्न कौशल से हमारा तात्पर्य वैसे प्रश्नों से है जो शिक्षण के कार्य में शिक्षक तथा छात्र के बीच सहसंबंध की भावना स्पष्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि शिक्षक को अपने पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछने पड़ते हैं, यह जानने के लिए कि बच्चे क्या चीज़ सीखे हैं, कितना कुछ जाने, यह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रश्न कौशल के बारे में। अब हम लोग आपको बता रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा प्रश्न कौशल की विशेषताओं के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रश्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी क्या कहते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय शॉर्ट और दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग। तो चलिए हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अंतर्गत सही गलत, खाली स्थान, मिलान इत्यादि आते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको ही बताया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से तात्पर्य वैसे प्रश्नों से होता है जिसमें क्या होते हैं? सही गलत की होता है, यानी खाली स्थान, गलत सही देख लीजिए, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, ये सब जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब जो हैं आपके क्या कहते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। जैसे अगर शिक्षक अपनी पाठ का समापन करता है तो उसके दरमियान शिक्षक प्रश्न करता है, बिहार की राजधानी डैश है। तो वहाँ या तो वो ऑप्शन दे सकते हैं, अगर ऑप्शन देते हैं दिल्ली, पटना, तो बच्चे क्या कर सकते हैं? उसमें से सही चुनकर खाली स्थान को भर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है? बिहार की राजधानी पटना आ गया। अगर कहता है कि सही गलत में, यानी कि अति लघु उत्तरीय में पूछता है कि क्या बिहार की राजधानी दिल्ली है, तो जानने वाले बच्चे क्या करते हैं? उसको गलत कर देते हैं। नहीं, बिहार की राजधानी क्या है? दिल्ली नहीं है। तो ये हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरा कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि कहता है इसके अंतर्गत जो प्रश्नों की जो संख्या होती है, प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो 75 से 100 शब्दों में देना होता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन। अब जैसे पूछ लेता है इसके अंतर्गत कोई प्रश्न करता है, किसी प्रकार का प्रश्न करता है, जैसे भारत के बारे में 75 से 100 शब्दों में लिखें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो छात्र क्या करते हैं? जो भी भारत के बारे में है वो लिखना आरंभ कर देते हैं। तो लघु उत्तरीय के अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न का जो उत्तर होता है वह मुख्य रूप से 75 से, यानी 75 से लेकर 100 वर्ड्स में देना होता है। नेक्स्ट आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से तात्पर्य है इसके अंतर्गत विवरणात्मक, वर्णनात्मक या
निर्माणात्मक प्रश्न आते हैं। यानी दीर्घ हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग, तो ये लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ये हायर एजुकेशन, हायर क्लास के लिए होते हैं। जैसे कि बच्चे जब 7th 8th 9th 10th में जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाता है। ग्रेजुएशन, जैसे कि अब आप लोग पढ़ कर आए, ग्रेजुएशन किसी ने किया है, किसी ने ये किया है, तो क्या हो गया, आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देता है और उसमें से क्या कहा जाता है, लिखने का दिया जाता है कि आप इसे अपने शब्दों में लिखें। तो इसके अंतर्गत यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत जो भी उत्तरों की जो संख्या होती है वो 200 से 250 शब्दों में देना होता है। और इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए जाते हैं उसके जो उत्तर होते हैं, छात्र स्वयं से सोच समझकर अपने विचार के अनुसार प्रश्न का जवाब देते हैं। तो ये तीनों में अंतर क्या हो जाता है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, ये तीनों में अंतर क्या हो जाता है कि लघु उत्तरीय में आपको क्या दिया जाता है, उसमें आपको ऑलरेडी प्रश्न के साथ साथ आंसर भी दिया रहता है। ये अति लघु उत्तरीय में जिसमें छात्रों को सही चुनकर लिखना होता है या जो भी प्रश्न दिए रहते हैं उनके उत्तर काफ़ी छोटे संख्या में लिखने होते हैं। लघु उत्तरीय के अंतर्गत अगर करता है तो इसमें आपको जो आंसर देने का होता है वो छात्र स्वयं से देते हैं, जिसकी संख्या, शब्दों की संख्या 75 से 100 होगी। और दीर्घ उत्तरीय में भी छात्र स्वयं से देते हैं, जो कि इसमें उत्तरों की जो शब्द होंगे वो 200 से लेकर 250 के अंतर्गत में आता है। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट प्रश्नों के प्रकार। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब इसी के अंतर्गत जो मैंने प्रश्न कौशल के जो घटक बताया, तो घटक के अंतर्गत हम लोग 2 प्रकार के होते हैं, एक वांछनीय व्यवहार घटक और दूसरा होता है अवांछनीय व्यवहार घटक। तो वांछनीय व्यवहार घटक के अंतर्गत पहला क्या कहता है, देखिए पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि प्रश्नों का मुख्य विषय वस्तु और उसके उद्देश्य से संबंधित होने चाहिए। यानी कि पहला घटक कहता है कि यानी जो प्रश्न होने चाहिए वो विषय वस्तु और उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए, पहला घटक हो गया वांछनीय व्यवहार के अंतर्गत। अवांछनीय के अंतर्गत क्या कहता है, अवांछनीय के अंतर्गत कहता है कि प्रश्नों का मुख्य विषय वस्तु और उसके उद्देश्य से संबंधित न होना। यानी कि मान लीजिए कि पढ़ा रहे हम किसी और विषय को, अब विषय को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया, तब हमको जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो अगर जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ाकर उसके अंतर्गत अगर हम लोग जो प्रश्न करते हैं वह वांछनीय व्यवहार घटक होता है, लेकिन अब हम वहाँ से जयप्रकाश से हटकर महात्मा गांधी पर चले जा रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, अवांछनीय होता है। दूसरा कहता है कि प्रश्नों, विचारों और कथनों में क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा प्रश्न कीजिए, यानी कि प्रश्न एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर प्रश्न अगर एक सीक्वेंस में नहीं होता है तो क्या हो जाता है, उसमें आपका विचार का क्या होगा, अभाव होगा। तो दूसरा वांछनीय व्यवहार घटक में कहता है कि प्रश्न, विचारों और कथनों में क्रमबद्धता का होना जरूरी होता है। और अवांछनीय व्यवहार घटक में कहता है कि प्रश्न, विचारों और कथनों में क्रमबद्धता का अभाव। यानी कि जब क्रमबद्धता का अभाव होगा तो आपका प्रश्न पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा, और जब सफल नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें जो विचार होंगे क्या होगा, आपका विचार में अभाव की उत्पत्ति स्थिति होगी। तीसरा कहता है कि प्रश्नों का सरल एवं सुगम होना। यानी प्रश्न नॉर्मल वे से होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग बाई क्लास, सरल कीजिए कि बच्चे आसानी से समझ सके। अगर जिस प्रश्न में, जिस व्यवहार घटक में, जिस प्रश्न में प्रश्न आप जो करते हैं वो सरल होता है तो बच्चे क्या करते हैं, आसानी से उसका जवाब देते हैं। लेकिन जो प्रश्न सरल और सुगम नहीं होता है वो क्या होता है, वह अवांछनीय व्यवहार घटक होता है। लास्ट कहता है चौथा, प्रश्न शैक्षिक स्तर के अनुरूप हो। यानी कि जिस अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग बाई हो, जो आप पढ़ा रहे उसी के अंतर्गत हो। आप पढ़ा रहे हैं कुछ और, अब प्रश्न करते हैं अगर कुछ और, तो वहाँ क्या हो गया, वो
शैक्षिक स्तर के अनुरूप नहीं होगा। तो वांछनीय व्यवहार के अंतर्गत और अवांछनीय व्यवहार के अंतर्गत हमें यह देखना चाहिए कि प्रश्न का मुख्य विषय वस्तु और उसके उद्देश्य से संबंधित अगर होता है आपका प्रश्न तो क्या होगा, वांछनीय के अंतर्गत होता है। अगर नहीं होता है तो वह अवांछनीय व्यवहार के घटक के अंतर्गत होता है। दूसरा कहता है कि प्रश्न विचारों और कथनों में क्रमबद्धता होती है। अगर क्रमबद्धता है आपके प्रश्न में तो पूर्ण रूप से क्या हुआ, वांछनीय है। अगर नहीं है तो वो अवांछनीय है। अगर तीसरा कहता है कि अगर आपका प्रश्न सरल और सुगम है तो वो पूर्ण रूप से सही है। अगर नहीं है तो वो आपका अवांछनीय व्यवहार घटक में आ जाता है। लास्ट कहता है कि जो आप प्रश्न होता है वो शैक्षिक स्तर के अनुरूप हो। तो ये थे हमारे प्रश्न कौशल के क्या थे, घटक थे, वांछनीय और अवांछनीय घटक। नेक्स्ट आपका कहता है उसी घटक में होना चाहिए। अब मैं जो आपको बताया वांछनीय और अवांछनीय, यानी कि अब उसको मैं शॉर्ट वे में चलता हूँ। तो यहाँ पर कहता है कि प्रश्नों की संरचना, यानी आप प्रश्न कैसे कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट में आपको देता है प्रश्न पूछना। दोनों डिपेंड करता है आप कैसा प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं और कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला इसमें आता है संबद्धता। रचना अगर कर रहे हैं तो उसमें संबंध होना चाहिए। पूछने की गति एकदम निरंतर होनी चाहिए। प्रश्न आपका स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्टता के अंतर्गत आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। प्रश्न में संक्षिप्तता आनी चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से उसमें विराम का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी रुक रुक कर आराम से प्रश्न करनी चाहिए। व्याकरण का सही प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आप किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन के अंतर्गत कैसा आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो आपको ध्यान में देना चाहिए। और वितरण आपका पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो ये जो थे आपके प्रश्न कौशल के वांछिक और अवांछिक घटक। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हमने यानी लेक्चर संख्या 2 में मैंने आपको बताया प्रश्नों के प्रकार के बारे में, जो कि हमने बताया आपको प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। तीनों के मैंने डिफिनेशन के बारे में बता दी। उसके बाद हमने बताया आपको प्रश्न पूछने के उद्देश्य के बारे में बताया, क्या उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद हमने आपको बताया प्रश्न कौशल के घटक के बारे में बताया कि प्रश्न कौशल के कौन कौन से घटक हैं। उस घटक के अंतर्गत हमने आपको वांछनीय व्यवहार घटक और अवांछनीय व्यवहार घटक दोनों के बारे में आपको बताया। फिर हमने लास्ट में आपको ये जो हमने बताया घटक के अंतर्गत हमने किस प्रकार को उसको शॉर्ट वे में लेकर आया कि प्रश्न अगर करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, यानी कि लिखते हैं या पूछते हैं, तो उसमें क्या क्या होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हमने बताया प्रश्न संरचना में संबद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए और व्याकरण का सही प्रयोग होना चाहिए। यह प्रश्न की संरचना में। प्रश्न पूछने में हमने बताया आपका गति, आवाज, विराम चिन्ह का प्रयोग और वितरण के बारे में। तो मैं अपना लेक्चर आज यहीं समाप्त करता हूं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।